नमस्कार साथियों, मैं रजनीश शर्मा आज फिर आप सबसे मुखातिब हो रहा हूँ बातचीत करने के लिए। के एम पी एल आप सभी समझते हैं। हमारी एम्बुलेंस सर्विस जो है या हमारे व्हीकल्स हैं या हमारी एम्बुलेंस है, उसमें पड़ने वाले या लगने वाले फ्यूल पर हम कितने किलोमीटर प्रति लीटर हम लोग अपनी एम्बुलेंस या अपने वाहन को चला सकते हैं। तो डीजल के या फ्यूल के इस एवरेज को किलोमीटर प्रति लीटर में अगर हम कैलकुलेट करें तो इसे हम के कहते हैं। अब हमारी छत्तीसगढ़ में महतारी एम्बुलेंस सेवा जो है, इसमें हमारे पास में टाटा सुमो एम्बुलेंस है, बोलेरो मॉडल एम्बुलेंस है और टाटा विंगर 3200 व्हील बेस एम्बुलेंस है। अब अगर हम बात करते हैं के के एवरेज की, डीजल के एवरेज की, तो बोलेरो का जो स्टैंडर्ड एवरेज आ रहा है वो करीब कंपनी क्लेम करती है 14.5 से 15। जो टाटा विंगर 3200 व्हील बेस की एम्बुलेंस है, उसका के जो क्लेम किया जाता है वो करीब है 12 का। और जो टाटा सुमो जो एम्बुलेंस है, तो टाटा मोटर्स इसको क्लेम करती है ये करीब 13.5 का, 14 का। तो साथियों, हमारे पास में इस जो बेंचमार्क अभी जो मैंने आपको बताया है, इस बेंचमार्क के अकॉर्डिंगली हमारी गाड़ी का के या डीजल का एवरेज आना चाहिए। परंतु होता यूँ है बनिस्बत कि जब हम गाड़ी ऑपरेट करते हैं, फील्ड में गाड़ी चलाते हैं, तो कुछ तो हमारे अनदेखी, दूसरा हमारे गाड़ी चलाने के जो तौर तरीके हैं या जो हैबिट्स हैं, उसके अनुसार हमारी गाड़ी का जो के है या जो डीजल का जो एवरेज है वो घटता बढ़ता रहता है, कम ज़्यादा हो जाता है। हम लोग अभी यहाँ पर डिस्कस करेंगे छोटी सी बातें, कुछ छोटी छोटी बातों पर ध्यान देंगे कि जिनको अगर हम ध्यान दें एज ए पायलट, हम जो 102 महतारी सेवा के जो पायलट हैं, स्पेशली मैं उनके साथ में ये बात रखना चाहता हूँ कि अगर आप लोग जो मेरी छोटी छोटी टिप्स मैं बता रहा हूँ, अगर आप इन पर थोड़ा सा फोकस करें तो आपकी गाड़ी का के इम्प्रूव भी होगा, बढ़ेगा भी और सस्टेन भी होगा। और एज़ पर बेंचमार्क, जो बेंचमार्क है उसके अकॉर्डिंगली आप के अचीव भी कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको जो ध्यान देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा कि आपकी एम्बुलेंस जो है, एम्बुलेंस वाहन है, उसमें आपको सबसे पहले ये इंश्योर करना पड़ेगा कि कहीं डीजल का लीकेज तो नहीं है। हमको जो एम्बुलेंस बनानी है वो लीकेज फ्री एम्बुलेंस बनानी है, लीकेज फ्री वाहन बनाना है। उसमें किसी भी तरह का लीकेज नहीं होना चाहिए। लीकेज हो सकता है डीजल का, तो डीजल का लीकेज तो नहीं है, हमको पहले इस बात को ध्यान में रखना है। अब डीजल का लीकेज कहाँ से हो सकता है? ये हो सकता है आपका जो फ्यूल लाइन गया है, जो डीजल टैंक से जो लाइन गई है वो गई है आपके फ़िल्टर पर, तो इस लाइन में कहीं लीकेज तो नहीं है। फ़िल्टर से फिर एक लाइन गई है फ्यूल इंजेक्शन पंप में, फ्यूल इंजेक्शन से लाइन गई हुई आपकी इंजन के अंदर सिस्टम पे। आपको यहाँ पर ये देखना है कि यहाँ पर कहीं डीजल का लीकेज, फ्यूल का लीकेज तो नहीं है। फिर एक रिटर्न लाइन गई है इंजन सेट से वापस फ्यूल टैंक तक, तो आपको इस पूरे सिस्टम में ध्यान रखना है कि कहीं डीजल का लीकेज तो नहीं है। फिर आपको ये देखना है कि कूलेंट का लीकेज है क्या, कूलिंग सिस्टम से। कूलिंग सिस्टम से अगर कूलेंट लीकेज है तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि हमारी गाड़ी का इंजन जो है वो गर्म हो जाएगा, उसका सिलेंडर हेड गैस्केट जल जाएगा या हीट हो जाएगा। अब अगर हेड गैस्केट हीट हो गया, जल गया या इंजन गर्म हो गया तो क्या होगा? डीजल का एवरेज आएगा, के आएगा? नहीं आएगा। तो फिर हमको इस बात का ध्यान रखना है कि गाड़ी के कूलिंग सिस्टम से कूलेंट लीकेज तो नहीं है। अगर कूलेंट की कमी है तो आप उसमें डिस्टिल वाटर प्लस कूलेंट मिक्सअप करके 50-50% मिक्स करके डाल सकते हैं, टॉपअप कर सकते हैं। और अगर कूलिंग सिस्टम से कूलेंट लीकेज है तो पहली फुर्सत में उसे रेक्टिफाई करवाएं। इसी तरह से फ्यूल सिस्टम से, फ्यूल सप्लाई लाइन से अगर कहीं से फ्यूल लीकेज है तो आप उसे रेक्टिफाई कराएं। तीसरा आपको ध्यान देना है लीकेज को लेकर के कि इंजन ऑयल का कहीं से लीकेज तो नहीं है।
इंजन ऑयल जो है वो इंजन सिस्टम में होता है, वो आप जानते हैं। तो इंजन ऑयल का कहीं से लीकेज है, अगर लीकेज है तो उसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। अब लीकेज है ये कैसे पता करेंगे? तो सबसे पहले आपको इंजन सिस्टम को अच्छे से साफ़ करना पड़ेगा, धोना पड़ेगा। आप बोनट उठाइए ऊपर से और इंजन सिस्टम को नीचे से अच्छे से, या तो किसी सर्विस स्टेशन पे या पानी से अच्छे से वॉश कीजिए। जब इंजन सिस्टम पूरा अच्छे से वॉश हो जाएगा, फिर आप जब गाड़ी चलाएंगे तब आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर ऑयल का लीकेज है क्या। अगर ऑयल का लीकेज है तो भी वही प्रॉब्लम होगी, इंजन गर्म हो सकता है, हीट हो सकता है, लुब्रिकेशन की कमी के कारण इंजन के अंदर फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा और आपको फलस्वरूप इंजन का काम आएगा। और जब तक आप इंजन वायरिंग का काम करवा नहीं लेते तब तक गाड़ी का डीजल का एवरेज कम होगा। तो आपको ये भी ध्यान देना है कि ऑयल जो है या लुब्रिकेशन सिस्टम जो है वहाँ से ऑयल लीकेज है या नहीं है। अगर है तो उसे रेक्टिफाई कराएं। फिर आपको ध्यान देना है गियर ऑयल से गियर ऑयल लीकेज है या आपके डिफरेंशियल से या फिर आपके क्राउन से ऑयल लीकेज तो नहीं है। अगर है तो उसे ठीक कराना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के हमको लीकेज फ्री एम्बुलेंस बनाना है। अब लीकेज से मतलब क्या है? डीजल का लीकेज तो नहीं है, वो तय करना है। ऑयल का लीकेज तो नहीं है, वो चेक करना है। कूलिंग सिस्टम से कूलेंट का या वाटर का लीकेज तो नहीं है, वो चेक करना है। अगर है तो सबसे पहले उसे रेक्टिफाई करें। हमको अपनी एम्बुलेंस को लीकेज फ्री सर्टिफिकेट देना है कि मेरी एम्बुलेंस से या मेरे वाहन से अब किसी भी प्रकार का लीकेज नहीं। लीकेज अगर ठीक हो गया तो फिर दूसरा स्टेप हमको साथ में रखना है, एयर फिल्टर क्लीन करना है। या एयर फिल्टर अगर ख़राब हो गया तो उसे बदलना है। एयर फिल्टर साफ़ करने के साथ साथ आप गाड़ी का साइलेंसर जो है, साइलेंसर यानी टेल पाइप, उसको भी साफ़ करें, उसको भी क्लीन करें। उसको क्लीन करने का एक छोटा सा नुस्खा मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। आप एक कोई डंडा ले लीजिए, लकड़ी का हो, और आप जो टेल पाइप है, नीचे आपको साइलेंसर के नीचे जाना पड़ेगा, टेल पाइप पे जाना पड़ेगा। टेल पाइप जहाँ से शुरू होता है वहाँ से लेकर के आपको साइलेंसर को हल्के हाथ से आपको उस डंडे से उसको ठोकना पड़ेगा। किसको? साइलेंसर को। उसको ठोकना पड़ेगा आगे से लेकर के पीछे तक, फिर पीछे से लेकर के वापस आगे तक आना पड़ेगा। फिर एक व्यक्ति या एक पायलट जो है वो इसको गाड़ी को स्टार्ट करें। स्टार्ट करने के बाद में फिर आप यही प्रक्रिया दोहराएंगे। आप लकड़ी के डंडे से हल्के हाथ से साइलेंसर को ठोकेंगे तो क्या होगा कि जैसी रेस देंगे तो जो साइलेंसर की अंदरूनी दीवारों पर जो कार्बन पार्टिकल्स जम गए हैं वो उस वाइब्रेशंस के कारण वो वॉल से छूट जाएंगे और वो धुएं के साथ में बाहर हो जाएंगे, टेल पाइप के बाहर हो जाएंगे। तो आपकी गाड़ी का साइलेंसर भी क्लीन हो जाएगा। साइलेंसर क्लीन हो जाएगा, फिर एयर फिल्टर क्लीन रहेगा, कूलिंग सिस्टम या इंजन ऑयल सिस्टम या फिर फ्यूल लीकेज नहीं होगा, तो आपकी गाड़ी का KMPL इम्प्रूव होने के चांसेस यहाँ पर बढ़ जाएंगे। फिर हम बात करेंगे कि गाड़ी के चलाने की हैबिट क्या है, कैसी हैबिट रखें तो हमारी गाड़ी का KMPL और इम्प्रूव हो। तो आज जो मैंने आपको जो टिप्स बताई थे, मैं चाहता हूँ कि इस सप्ताह, ये जो आने वाला जो सप्ताह है, अगले 4 से 5 दिन, आप इन 5 दिनों में ये तय कर लें कि सबसे पहले एयर फिल्टर साफ़ कर लें, साइलेंसर साफ़ कर लें और अपनी गाड़ी को लीकेज फ्री बना लें। तो फिर हमारी गाड़ी का KMPL इम्प्रूव होगा। फिर मैं आपको फिर आगे टिप्स दूंगा कि हमको KMPL इम्प्रूव करने के लिए और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तब तक के लिए आप सुरक्षित रूप से गाड़ी चलाएं, अच्छे से गाड़ी ऑपरेट करें, अपनी एम्बुलेंस में बैठने वाले मरीज़ों की सुरक्षा का ध्यान रखें, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें, गाड़ी को कंट्रोल्ड स्पीड में चलाएं, सुरक्षित होकर के कार्य करें। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।